ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना 2018 का पेपर सॉल्यूशन यूपीएससी का। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 25th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। हाँ, 25th क्वेश्चन हो गया था। अब आगे चलते हैं 26th क्वेश्चन पर। 26th क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडिया इनैक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। ये भी करंट का था। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस टू। ठीक है, कहता है कि इंडिया इनैक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, है ना। ये तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो इनमें से किसने कहा था कि भैया चलो ठीक है, ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स को अपना लो, इससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो तू मोस्टली देखेगी ना, तो ट्रेड के लिए इन सब चीजों का बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर तुझे कह दिया जाएगा कि बासमती राइस खाली भारत में उगाई जाएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि भारत में बासमती राइस को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहीं का बासमती राइस सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होता है और दुनिया में कोई भी बासमती राइस को उगाएगा नहीं। तो इससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड मार्केट मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में तेरे भारत के बासमती राइस की क्या बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कि भारत में कहीं पर भी किसी भी स्टेट में अगर कोई चीज को जीआई टैग मिलता है तो उसकी क्या बढ़ जाती है, वहां पर पहली बात तो मार्केट में उसकी कीमत, प्राइस बढ़ जाती है, उसे एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। और दूसरा कोई भी स्टेट उस चीज को उगा नहीं सकता है। जैसे मैंने बताया था कि जो चिप्स बनाने के लिए या फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए जिस आलू का इस्तेमाल किया जाता है, उस आलू को कोई भी दूसरा फार्मर उगा नहीं सकता है, उगा कर बेच नहीं सकता है ना। तो वैसे ही तो बता, अब तो समझ में आ ही गया होगा किसमें से कौन सा होगा आंसर। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्या कहता है कि consider the following statement. In India, state government do not have the power to auction non-coal mines. In India, state government do not have power to auction मतलब बेचना, नॉन कोल माइंस यानी ऐसे माइंस जहां से कोल नहीं निकाली जाती, उन्हें उन्हें भारत स्टेट गवर्नमेंट नहीं बेच सकती है या लीज पर नहीं दे सकती है। तो दे सकती है, ऐसा कोई जरूर नहीं कि कोल्स माइन को ही लीज पर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गलत है। अगर 1 गलत है तो ये गलत हो जाएगा, बचेगा बी और सी में से। दूसरा पढ़ लेते हैं हम। कहता है कि आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइन। तो तुझे पता है कर्नाटका में है केजीएफ, है, और उसी से लगा हुआ ऊपर नीचे अगर देखेगी तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि थोड़ा मोड़ा गोल्ड माइन नहीं निकलता हो, है ना, निकलेगा ही। ठीक है, ऑप्शन 2 भी क्या हो गया, गलत। और जैसे ऑप्शन 2 गलत होता है, बचता क्या है, ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3, हाँ, मतलब ऑप्शन डी, ओनली 3 ओनली। राजस्थान हैज आयरन और माइन। ठीक है, तो राजस्थान में तो बहुत सारी माइंस है, सिर्फ आयरन और ही नहीं, बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं राजस्थान से। ठीक है, आते हैं 28 पर। 28 कहता है विथ रेफरेंस टू द डिजिटल पेमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है भीम ऐप अलाउ द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद द यूपीआई इनेबल बैंक अकाउंट। तो आजकल इतना इस्तेमाल होता है, क्या ये क्वेश्चन गलत हो सकता है? नहीं, ये सही है। दूसरा कहता है कि वाइल द चिप चिप नहीं चिप चिप नहीं चिप पिन, ठीक है, चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज ओनली 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो नहीं, जैसे कि चिप पिन में ये 4 फैक्टर समझ में आ रहा है, किसकी बात कर रहा है? जैसे तेरे पास डेबिट कार्ड मिलता होगा, ठीक है, डेबिट कार्ड, तो पहले उस डेबिट कार्ड पर 16 डिजिट का नंबर रहता है। ठीक है, अगर तुझसे किसी ने वो पूछा, अगर तूने वो बता दिया तो उसके पास एक इंफॉर्मेशन चली जाएगी। फिर डेबिट कार्ड के पीछे एक होता है सीवीवी,
वो पूछ दिया, वो बता दिया, तो तेरे पास उसका दूसरा फैक्टर हो गया, दूसरा चीज चला जाएगा। फिर तेरे पर आएगा एक ओटीपी, ओटीपी बता दिया तो तीसरा चला जाएगा। और तेरे इस एटीएम का पासवर्ड, पासवर्ड बता दिया तो चार फैक्टर चला जाएगा। ठीक है, तो तेरा जो एटीएम कार्ड हो गया या क्रेडिट कार्ड हो गया, ये चार फैक्टर से प्रोटेक्टेड है। अगर इसमें से तूने सबको बता दिया तभी तेरे अकाउंट से पैसे वगैरह डेबिट होंगे, नहीं तो इतना आसान नहीं है कि तेरे अकाउंट से या तेरे डेबिट कार्ड के जरिए वो लोग कोई भी पैसा निकाल सके। तो वही कहता है भीम ऐप में भी। तो भीम ऐप में भी ऐसा क्या है कि क्या ये सिर्फ दो ही फैक्टर है? तो नहीं, भीम ऐप में भी दो से अधिक फैक्टर है। ठीक है, ओनली टू फैक्टर नहीं है। अगर तू देखेगी कि भीम ऐप से तो पहली बात लोग पैसा भेजते हैं। ठीक है, पैसा भेजते हैं। और अगर मान ले किसी ने तेरे भीम ऐप का इस्तेमाल करके कोई पैसा भेजने की कोशिश किया या तेरे अकाउंट से निकालने की कोशिश किया, तो तू जैसे ही पैसा ट्रांसफर करने के लिए अमाउंट डालती है तो तुझसे क्या मांगता है? पहले एक पासवर्ड मांग लेगा कि भाई पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करो। ठीक है, उसके बाद तो तेरे कौन सा बैंक अकाउंट से है, उस बैंक अकाउंट के ऊपर जैसे जाएगी तो कहेगा कि इसका पासवर्ड डालो, जो तुम्हारा ट्रांजेक्शन पासवर्ड दिखाएगा। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड हो जाता है। और उसके बाद अगर देखेगी कि सामने वाले का अगर जैसे कि यूपीआई आईडी में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, सामने वाले की यूपीआई आईडी में गड़बड़ी है, तो पहले ही बता देता है कि सामने वाला जो बंदा है उसका यूपीआई आईडी से कोई भी बैंक वगैरह रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर बैंक रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी तुझे यहीं पर मिल जाती है। तो सिर्फ दो फैक्टर नहीं, तीन चार फैक्टर इसमें भी काम करते हैं, भीम ऐप में भी। ठीक है, तो इसलिए ओनली की वजह से दूसरा गलत हो जाता है और ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन द लॉन्जिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। अब देख, ये जब मैं तुझे लैटिट्यूड, हाँ हाँ, अच्छा, कि among of the following cities which one lies on a longitude closest to the दिल्ली। मतलब कि अगर ये लैटिट्यूड है, ठीक है, और यहाँ पर हमको पता है कि दिल्ली है, बीचों बीच से गुजरती है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो दिल्ली के आसपास में कौन सा शहर रहेगा? ठीक है, तो अगर तुझे देखेगी बेंगलुरु, तो बेंगलुरु तो नीचे है। हैदराबाद, हैदराबाद भी नीचे है। ठीक है, नागपुर, नागपुर कहाँ है? तो नागपुर थोड़ा सा इस साइड में है महाराष्ट्र के। और पुणे देखेगी तो पुणे कहाँ है? पुणे यहाँ है ना, पुणे यहाँ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन द लॉन्जिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली के पास अगर हम देखें कि यहाँ दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली, और दिल्ली के पास अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर है नागपुर। ठीक है, नागपुर ही पास में देखो, क्योंकि दिल्ली से यहाँ देखेंगे तो नागपुर है, और यहाँ पर जाएगी तो कर्नाटका बेंगलुरु है इधर पे। लेकिन ये लैटिट्यूड, ये लॉन्जिट्यूड, अच्छा हाँ ये लॉन्जिट्यूड, सॉरी मैं लैटिट्यूड के हिसाब से, बरोबर बरोबर, वही मैं कह रहा हूँ, साला ऐसे कैसे हो रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, तो ये लॉन्जिट्यूड है, मैं लैटिट्यूड की तरफ, ये लॉन्जिट्यूड ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे, बरोबर। तो ऐसे में अगर तू देखेगी लॉन्जिट्यूड के हिसाब से, तो लॉन्जिट्यूड के हिसाब से दिल्ली के करीब तुझे ये पड़ेगा बेंगलुरु वाला। ठीक है, बेंगलुरु वाला। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बरोबर। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी थोड़ी दूर दूर पड़ेंगे इस लॉन्जिट्यूड लाइन से। मैं लैटिट्यूड खींच रहा था, बताओ। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। तो लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड मतलब ये वाली लाइन याद रखना मुझे, ये होता है लैटिट्यूड, ये है लैटिट्यूड, ये है लॉन्जिट्यूड, वर्टिकल लाइन। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन 30 क्या कहता है?
कहता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 182 आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। करंट से है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड रहेगा? यहाँ लेबर लिखा है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, ठीक है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें क्या क्लाइमेट से रिलेटेड रहेगा, फूड से रिलेटेड रहेगा या पैरिटी से रिलेटेड रहेगा? नहीं, तो ये लेबर से रिलेटेड, चाइल्ड लेबर से। तो 30 का क्या हो गया? ऑप्शन ए, करंट अफेयर से था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट, ठीक है। कहता है पॉलिटी का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, तो अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटिंग टू इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस। कह रहा है कि कोई भी बिल मनी बिल होगा। पहले तो ये पता है कि कोई भी बिल मनी बिल होगा तो इसको डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है? अध्यक्ष 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 डिसाइड करता है, चेयरमैन। लोकसभा का जो स्पीकर होता है, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर, वो पहले ही डिसाइड देख लेता है कि अच्छा कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, ठीक है, वो डिसाइड करता है। तो अब इसमें कह रहा है कि अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस। किसी भी टैक्स से रिलेटेड कोई सारी की सारी, चाहे टैक्स को लगाना है, बढ़ाना है, कम करना है, रेगुलेट करना है, अगर उस बिल में ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी रही तभी उसे हम मनी बिल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहता है कि a money bill has provisions for the custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी किसके पास है? मनी बिल के पास है। मतलब कि उससे भी रिलेटेड तुम पैसा वैसा निकालने से रिलेटेड जो बिल ला सकते हो वो क्या कहलाए? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई बिल आया तो भी मनी बिल कहला सकता है। तीसरा कहता है A money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund। Appropriation मतलब क्या होता है कि तुमको जितना पैसा चाहिए तुम उसके बारे में बता दो कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो लाते हैं ना हम लोग अप्रोप्रिएशन बिल लाते हैं। हाँ, तो कहता है कि a money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund of India, यानी कंटिजेंसी फंड से जो पैसा निकाला जाएगा उसके लिए जो अप्रोप्रिएशन बिल लाएगा वो मनी बिल कहलाएगा क्या? नहीं, ठीक है, क्योंकि पैसा निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, वो मनी बिल नहीं कहलाता है। वो तुम्हारा एक प्रोसेस होता है कि तुमने अपना बजट पेश किया, एस्टिमेट बताया और उसके लिए जितना पैसा लगा उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल लाया, है ना। हाँ, तो उसमें पैसा मिलता है। अप्रोप्रिएशन बिल अगर पास हो गया तो पैसा उतना मिल जाएगा। ठीक कहता है कि अ मनी बिल डील विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी एंड गिविंग ऑफ एनी गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात सही है। तो इसमें से तीनों सही है, बस ऑप्शन सी सही नहीं है। पूछा है कौन सा नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, सी। सी लिख देता हूँ, सी नॉट करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कहता है? 32 कहता है विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट consider the following statement. The value of vote of each MLA vary from state to state. The value of vote of each MLA, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? क्या हम लोग उस प्रेसिडेंट को चूज करते हैं? नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, एमएलए लोग चूज करते हैं। और मैंने बताया भी है कि ए बी सी ऑप्शन दिया रहता है, तो उन्होंने एमएलए को क्या करना पड़ता है? सबको प्रेफरेंस देना पड़ता है कि किसको चूज करना है। ए नंबर पर 1 रखूंगा, 2 नंबर पर बी को रखूंगा, 3 नंबर पर सी को रखूंगा, ऐसे, है ना। तो वही कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो सही बात है, क्योंकि किसी स्टेट में 10 लाख जनसंख्या है तो वहां से 1 एमएलए आएगा, किसी स्टेट में 20 लाख है तो वहां से 2 एमएलए आएगा, है ना। तो ये बात तो सही है। दूसरा कहता है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज
of the Lok Sabha is more than the value of vote of MPs of the Rajya Sabha. ऐसा हो सकता है क्या? अगर कोई एमपी है उत्तर प्रदेश से आया है और कोई एमपी है जो वो भी उत्तर प्रदेश से ही आया हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही आया हुआ है, लेकिन एक है राज्यसभा का है और एक है लोकसभा का मेंबर है, तो उनके वोटों में कोई फर्क आएगा? कि ऐसा कहें कि ये राज्यसभा का है तो उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ जनसंख्या है तो इसके लिए हम लोग जो कि 20 लाख मानेंगे, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं। तो कहता है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज इन राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने बताया था कि टोटल जो राज्यसभा लोकसभा मिला उला करके अगर हम देखते हैं तो वहां एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, हर एक एमपी का एक वैल्यू आता है 708, ठीक है। अगर तू लेक्चर पीडीएफ में जाकर देखेगी तो मैंने कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीजों को मैंने बताया है, ठीक है। तो 708 और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। तो ऑप्शन 2 गलत है और ओनली 1, ठीक है। आगे चलते हैं 33 पर। 33 कहता है इन द इंडियन कंटेक्स्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विथ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। अगर तुम किसी भी एडिशनल प्रोटोकॉल को रेटिफाई कर देते हो, रेटिफाई मतलब कि पार्लियामेंट में पास करवा देना, ठीक है, रेटिफाई करवाना मतलब पार्लियामेंट में पास करवा देते हो, तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। कहता है कि अगर कहता है द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर IAEA सेफगार्ड, ऐसी एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। हमने AIEA से कि क्यों बहुत सारे जो भारत के डोमेस्टिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो AIEA के सेफगार्ड में क्यों रखे जाते हैं, है ना। तो ऐसे वही पूछ रहा है द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर द IAEA सेफगार्ड। इसको क्वेश्चन बनाया था और इसका आंसर ऐसा दिया हुआ था और इसमें क्वेश्चन आंसर को बना दिया, मतलब आंसर को क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन को आंसर बना दिया यहाँ पर। इसका आंसर क्या है? ये है, ठीक है। द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर IAEA सेफगार्ड, ठीक है। मिलिट्री न्यूक्लियर रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है, NSG से कोई लेना देना नहीं है और इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज और विच ऑफ द अबव अमोंग द फ्री ट्रेड पार्टनर ऑफ एशियन, ठीक है। ये 6 कंट्री दिया हुआ है और इन सब में से कौन एशियन, मतलब कि एशियन ग्रुप का मेंबर है और उनमें फ्री ट्रेड है, मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चाइना है, इंडिया है, जापान, USA है, इन सब का एशियन ग्रुप के साथ क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो एशियन अगर हम बात करेंगे तो एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी ऐसे कंट्रीज जो इस साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाएंगे। क्या कनाडा साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है? ये होगा नहीं। USA साउथ ईस्ट एशिया में आता है? ये होगा नहीं। ये होगा और ऑस्ट्रेलिया को भी देखेगी तो होगा, ठीक है। तो इसमें से छठवां और दूसरा अगर निकाल लिया जाए, कनाडा और USA निकाल लिया जाए, तो जहां 2 है वो गलत, ठीक है, जहां 2 है वो गलत और जहां 6 है वो गलत, ये गलत, ये गलत, बचे क्या? 1 3 4 एंड 6 5, ठीक है, 1 3 4 एंड 5। इतना समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कहता है कि GACSA मतलब वही
ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज एन आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस 2015 में। ठीक है, ये करंट का टॉपिक था, उस साल से पूछा हुआ था। कहता है कि GACSA इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस 2015 में। दूसरा कहता है कि मेंबरशिप ऑफ GACSA डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके जो मेंबर्स हैं उनको वो काम करना ही करना है। ठीक है, और तीसरा कहता है इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ GACSA, यानी कि जब इसका क्रिएशन हो रहा था तो इंडिया भी उस वक्त प्रेजेंट था। ये बात गलत है, इंडिया इंस्ट्रूमेंटल नहीं था क्रिएशन ऑफ GACSA में। अगर तू देखेगी कि 3 गलत हो जाता है तो बचता क्या है? ऑप्शन नंबर 2 ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। और 36 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी स्कीम से पूछा हुआ था उस वक्त, डिजिटल इंडिया प्लान। कहता है फॉर्मेशन ऑफ इंडिया ओन इंटरेस्ट ओन इंटरनेट कंपनी लाइक चाइना डीड। ये बात है क्या? पता नहीं, आगे देखते हैं। Establish a policy framework to encourage overseas multinational corporation that collect big data to build their large data center within our national geography boundary। ये बात है क्या? पता नहीं। कह रहा है connect many of our villages to the internet and bring Wi-Fi to many of our school, public places and major tourist centers। तो डिजिटल इंडिया में क्या हुआ? सबसे अधिक पहले तो जियो ने फ्री कर दिया, गांव गांव तक सिम कार्ड बेच दिया, फिर डेटा फ्री कर दिया और गांव गांव तक डेटा पहुंचा तो लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो गए। ठीक है, बैंक अकाउंट खुल गए, पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर होने लगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होने लगे। ठीक है, तो इसका मेन जो एम था डिजिटल इंडिया का, जितने भी स्कूल हैं, विलेजेस हैं, उन सबको क्या कर दिया जाए? इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 कहता है टाउन्स समटाइम मेंशन इन न्यूज, करंट से था और कंट्री। कहता है अलिप्पो सीरिया, किरकुक यमन, मोसूल फिलिस्तीन और मजार शरीफ अफगानिस्तान। ठीक है, तो देख कह रहा है कि ये सारे के सारे जो टाउन्स है और वो कंट्री क्या यहाँ यहाँ पाए जाते हैं क्या? तो इसमें देखेगी तो अलिप्पो सीरिया में पाया जाता है। ठीक है, सीरिया में पाया जाता है। किरकुक किरकुक यमन में नहीं है और मोसूल भी यमन में नहीं है, ये दोनों के दोनों इराक में है। इराक। ठीक है, किरकुक और मोसूल दोनों ही क्या है? इराक में है। और मजार शरीफ कहाँ है? अफगानिस्तान में है। तो ये सही है, 1 और 4 सही है, ऑप्शन बी। 38 की तरफ चलते हैं। 38 कहता है इन द फेडरेशन स्टेब्लिशमेंट इन द फेडरेशन स्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फेडरेशन स्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन द फेडरेशन स्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिडुअरी पावर वर गिवन टू। रेसिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है? फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल गवर्नर या गवर्नर जनरल। ठीक है, कहा गया कि इन फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो रेसिडुअरी पावर थी, अवशिष्ट शक्तियां थी, वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया था गवर्नर जनरल को। ठीक है, गवर्नर जनरल को। बात समझ में? गवर्नर जनरल को। आगे चलते हैं और समझते हैं कि 39 कहता है द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट, मतलब खाली रहेगा, हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। ठीक है, तो
अगर जो स्पीकर है वो असेंबली का कोई मेंबर बना हुआ है तो वो अपने क्या करेगा, जो पद है अपना ऑफिस है उसे छोड़ देगा, खाली कर देगा। तो तुझे पता है कि अगर कोई एमएलए है, ठीक है, तो अगर उसे स्पीकर बना दिया जाता है तो फिर वो एमएलए के पोस्ट पर नहीं रहेगा, स्पीकर का ही पोस्ट संभालेगा, ठीक है। और कोई अगर स्पीकर है तो वो एमएलए के पोस्ट पर नहीं रहेगा। बात समझे क्या? तो वही कह रहा है कि स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली। ये बात क्या है? सही है। दूसरा कहता है whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his office immediately। तो immediately नहीं होता है, उसे कुछ टाइम तक बैठाकर रखा जाता है, ठीक है, उसे कुछ टाइम तक बैठाकर रखा जाता है। When the legislative assembly is dissolved, speaker shall vacate his office immediately नहीं, ठीक है। तो इसमें इस आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, ठीक है, ओनली वन। इतना क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि which one of the following reflect the most appropriate relationship between law and liberty। ठीक है, लॉ और लिबर्टी के बीच में सबसे बेहतरीन रिलेशनशिप इसमें से कौन बताता है? कहता है कि इफ देयर इज मोर लॉ देयर इज लेस लिबर्टी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, ठीक है। कहता है कि अगर नियम कानून ज्यादा होंगे तो लिबर्टी कम होगी। दूसरा कहता है इफ देयर इज नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। अगर लॉ ही नहीं होगा तो कोई लिबर्टी भी नहीं होगी, ठीक है। तीसरा कहता है इफ देयर इज लिबर्टी लॉ हैव टू बी मेड बाय द पीपल। अगर स्वतंत्रता है तो नियम लोगों के द्वारा बनाए जाने चाहिए। और चौथा कहता है इफ लॉ आर चेंज्ड टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। अगर नियम कानून बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं तो स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा, तू सोच सकती है इसमें से कौन सा एकदम परफेक्ट आंसर हो सकता है? सही बात है। इफ देयर इज नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। अगर कोई नियम ही कानून नहीं होगा तो कोई स्वतंत्रता ही नहीं होगी। कोई भी कुछ भी अपने मन से करेगा, कोई भी किसी को मार देगा, कोई किसी को ठोक देगा, कोई किसी का कुछ चेक कर लेगा, है कि नहीं? तो स्वतंत्रता का बने रहने के लिए नियम कानून का होना भी जरूरी है। समझ में? तो वही कह रहा है कि इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। और 41 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म। ये तो अगर तूने गलत किया तो काट डालूंगा। ठीक है, ये बात सही है। दूसरा कहता है द emoluments and allowances of the governor of state shall not be diminished during his terms or office। उसके जो अलाउंसेंस है, अगर वो अपने पोस्ट पर है, पोस्ट पर रहते हुए क्या उसके अलाउंसेस को कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है? नहीं। तो यही बात कह रहा है, ये बात सही है। ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद कहता है 42 कहता है द वेल नोन पेंटिंग पानी थानी बिलोंग्स टू। अब पेंटिंग्स के कई सारे स्कूल हुआ करते थे, ठीक है, जैसे बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल, कृष्ण नगर स्कूल। तो कह रहा है कि बानी थानी ये कौन से स्कूल से बिलोंग करता है? बानी थानी, बाना ताना, तो ये कृष्णगढ़ स्कूल से बिलोंग करता है। कृष्णगढ़ स्कूल, ठीक है, कृष्णगढ़ स्कूल से बिलोंग करता है बानी थानी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 43 पर। कहता है व्हाट इज द टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। हार्ड है, इसके बारे में कई बार सुना होगा तूने। हार्ड है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम्स सीन इन द न्यूज। तो ये न्यूज में बहुत बार था। ये क्या था? एन इजराइल रडार सिस्टम, या इंडियाज इंडिजिनियस एंटी मिसाइल प्रोग्राम,
ठीक है, या एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, या अ डिफेंस कोलेब्रेशन बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये था एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, थर्ड, है ना, थर्ड ये न्यूज में था काफी। उसके बाद 44 पर चलते हैं। 44 क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द त्यागराज कृतिस आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। त्यागराज कृतिस के जो गाने हैं वो लॉर्ड कृष्णा के लिए हैं। उसके बाद कहता है, दूसरा कहता है कि त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रॉक्स, कई सारे राग उन्होंने क्रिएट किए थे। और तीसरा कहता है अन्नामाचार्य, अन्नामाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्पराइज, ठीक है, मतलब कि समकालिक हैं, एक दूसरे एक समय के हैं। और चौथा कह रहा है कि अन्नामाचार्य कीर्तन्स आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा, ठीक है। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो देख, ये जो त्यागराज के जो कीर्तन थे वो कीर्तन कृष्ण के लिए नहीं, राम के लिए थे, ठीक है। त्यागराज के कीर्तन किसके लिए थे, राम के लिए, कृष्ण के लिए नहीं थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। और जैसे ही पहला ऑप्शन गलत होगा तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अन्नमाचार्य कीर्तन थे डिवोशनल सॉन्ग, ये लॉर्ड वेंकटेश के लिए थे, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन अन्नमाचार्य और त्यागराज दोनों समकालिक नहीं थे, ठीक है। ये जो अन्नमाचार्य थे ये 15वीं सदी के थे और त्यागराज 18वीं सदी के थे, 15 एडी और 18 एडी। तो ये दोनों तो 300 सालों का गैप है, तो हो नहीं सकते। ऑप्शन तीसरा भी क्या है, गलत है, ठीक है। तीसरा गलत हुआ तो ये गलत हो जाएगा और बचेगा 2 and 4 ओनली, ठीक है। 45 की तरफ चलते हैं। मोस्टली देखा जाता है कि अगर ऐसे कंटेम्परेरी वाले क्वेश्चन पूछता है तो कंटेम्परेरी नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो एक ही वक्त में कई सारे कवि नहीं आए होते हैं, एक वक्त में एक ही कवि के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, 45 की अगर हम बात करते हैं, 45 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर क्या है, कहता है कि लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट और लिबर्टी एंड सिविल राइट, लिबर्टी एंड सिविल राइट। तो रूल ऑफ लॉ की जो मेन फीचर है वो है लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ठीक है, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। तीसरा नहीं है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये बात नहीं है रूल ऑफ लॉ के फीचर्स। तो जैसे तीसरा अगर गलत होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 1, 2 and 4 सही है। आगे चलते हैं 46 की तरफ। और 46 क्या कहता है, 46 कहता है which one of the following statement correctly describe the meaning of legal tender money, legal tender money। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, 18 में कि 16 में, 16 में हुआ था ना। तो उस दिन रात को 8 बजे आए मोदी जी और मोदी जी ने कहा कि आज से 500 और 1000 के नोट भारत में लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। बताओ, ठीक है, तो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब वही कह रहा है कि लीगल टेंडर का क्या मतलब है, मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफ्री द फी ऑफ लीगल केसेस, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि मनी विच इज क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तीसरा कह रहा है द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट, बिल, एक्सचेंज, ये सब तो वैसे ही देख के लग रहा है, ऐसा नहीं है।
मेटालिक मनी इन द सर्कुलेशन इन द कंट्री, तो मेटालिक मनी का तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें देख इन्हीं दो में से है एक, उसका ऑप्शन है बी। और ये कोर्ट वगैरह से तो कोई लेना देना नहीं है, क्या कोर्ट में तुम किसी लीगल केस के लिए जो पैसा दोगे उसे लीगल टेंडर माना जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, अगर किसी सामान को गवर्नमेंट फ्री कर दे पब्लिक के लिए तब क्या होगा? कहता है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। दूसरा कहता है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड। तीसरा कहता है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, ठीक है। अगर कोई चीज फ्री होता है तो भैया फ्री क्या, वो गवर्नमेंट का माल था जो फ्री दे रहा है, पब्लिक का पैसा था, उसी पब्लिक के पैसे से खरीद करके और हमें ही वो चीज दिया जा रहा है। यानी अगर उस चीज को बेचा जाता तो जो कंज्यूम करता उससे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन अब फ्री में दिया जा रहा है तो कंज्यूम करने वाले को पैसा देना नहीं पड़ रहा है, यानी वो सारा का सारा पैसा कौन पे करेगा? ऑटोमेटिक पब्लिक के टैक्स का पैसा है। वही कह रहा है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, ठीक है। तो जब कभी भी अगर फ्री में कोई चीज मिलता है तो ये समझना नहीं चाहिए कि ये गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, हमारे ही पैसे से ले करके हमें ही दे करके हमें ही चूरन बना रही है। और गवर्नमेंट अभी जो कि दाम कम कर रही है क्रूड ऑयल वगैरह के, डीजल के, पेट्रोल के, क्योंकि आने वाला है नेक्स्ट ईयर क्या है, इलेक्शन 24 में। हाँ, तो बिल्डअप तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ वही बात है। हाँ तो अभी धीरे धीरे जो है 1.5 साल है, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम 2024 खत्म हो जाएगा तभी आएगा, पहले से ही बिल्डअप बन जाता है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, कहता है 1848 कहता है इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डू नॉट, कैन नॉट, क्या लिखा है? डू नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट, ठीक है। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनॉट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहता है, ये कहता है इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस, पेस मतलब उसकी चाल, इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ एग्रीकल्चर आउटपुट, यानी एग्रीकल्चर में जितना प्रोडक्शन होता है उतना प्रोडक्शन इंडस्ट्री में नहीं होगा, यानी वो अपनी रफ्तार क्या हो जाएगा, खो देगा इंडस्ट्रियल आउटपुट। उसके बाद कहता है, बी कहता है एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ इंडस्ट्रियल आउटपुट, उल्टा दूसरा करा है। और तीसरा करा है पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, ठीक है, पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। और चौथा करा है इम्पोर्ट्स ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट ग्रोस फास्टर देन एक्सपोर्ट। और जब कुछ यहाँ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से होगा? इसमें होता है पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं 49 पर। 49 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट ऑफ बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस which enables human capital formation as a concept is better explained in terms of process which enables, क्या करता है भाई? कहता है
individuals of a individuals of a country to accumulate more capital, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहता है इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। तीसरा कहता है एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, और चौथा कहता है एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ। ऐसा ये क्वेश्चन पिछले 2020 वगैरह वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि ह्यूमन कैपिटल से क्या समझते हो, कि क्या देश की जनता समझदार हो जाएगी ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा, देश के लोगों के पास पैसा आ जाएगा ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। तो वैसे ही है, इसमें कह रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो कंसेप्ट है इसमें से कौन बेहतर एक्सप्लेन करेगा, तो देख, इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री, ये क्या कराएगा, यही लोग ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं ना। जैसे अगर लोग, बहुत सारे लोग हैं, लोगों के पास स्किल है, नॉलेज है, तो लोग काम करेंगे, दूसरे देशों में जाकर के सर्विस दे सकते हैं, ठीक है, और उससे देश का ग्रोथ होगा, तो वो ह्यूमन कैपिटल कहलाएंगे। तो किसी भी देश की समस्या पॉपुलेशन नहीं होती तब तक जब तक कि उस पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए। और चाइना ने यही बेहतरीन तरीके से सीखा है। चाइना क्या कहता है कि देश में जितने भी लोग हैं वो कोई ना कोई काम सीख लो, मैं तो काट डालूंगा, ठीक है। इसलिए वहां पर लेबर, मुझे स्किल्ड लेबर मिल जाएंगे एकदम बेहतरीन और सस्ते दाम पर, और वहां इंडस्ट्री भाग भाग के जाती हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद कहता है पहला इंडिविजुअल्स, यानी एक एक लोग ऑफ अ कंट्री एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, तो ये गलत है, इसका मतलब नहीं होता ह्यूमन कैपिटल का। और अगर पहला गलत होता तो ये गलत हो जाता है और ये गलत हो जाता है। उसके बाद कहता है तीसरा कहता है एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ या एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, तो एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, ठीक है। दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और चौथा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, 50 कहता है डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन may not result in a significant increase of output due to, ठीक है, despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to, कहता है weak administrative machineries की वजह से, illiteracy की वजह से, high population डेंसिटी की वजह से, या हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो की वजह से। तो इसका आंसर क्या है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। तो इसमें हो गया 50 क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, और बाकी के जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।